नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और ये आपका जो है महेश परमार की किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं विषय सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं आपका सॉइल पढ़ रहे हैं, ठीक है। सॉइल टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक नया टॉपिक है आपका सॉइल को हम लोग ने कल कंप्लीट कर लिया था। आज का नया टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। तो क्या है आपका प्राकृतिक वनस्पतियाँ, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो कल पढ़े थे आपका सॉइल का, उसको आज रिवाइज करेंगे। इसके बाद इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आपका सबसे तो मृदा कल सॉइल पढ़ते, ठीक है। तो सॉइल भारत की मृदाओं का वर्गीकरण उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर किया गया है। तो सबसे पहला जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, कीट मृदा और वन मृदा है। मृदा सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ फर्श फ्लोर होता है। और भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़, एलुवियल कछारी मृदा पाई जाती है। रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मृदा को काली मृदा के नाम से जाना जाता है। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है। मालवा पठार, मालवा प्लेट्यू में किस मृदा की अधिकता है? तो मालवा पठार में काली मृदा की अधिकता है। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होती है, जबकि लाल रंग लोहे की ऑक्साइड के कारण होती है। तो पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण, जबकि लाल रंग लोहे की ऑक्साइड के कारण होता है। लेटराइट सॉइल, लेटराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में पाया जाता है। और मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लेटराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मलाबार तटीय प्रदेश में। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? तो बलुई दोमट मृदा में। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है? तो चिकनी मृदा से। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो दलहनी फसलें। चंबल वैली, चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो अब नालिका अपरदन, गली इरोजन से हुआ है। चाय बागानों के लिए कौन सा मृदा उपयुक्त है? तो लेटराइट है। दोमट मिट्टी, दोमट मृदा एलुवियल सॉइल में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो गाद, मृतिका व रेत, सिल्ट, क्ले एंड सैंड पाया जाता है। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो जस्ता की है। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है बांगर। अम्लीय एसिडिक मृदा को कृषि योग्य बनाने के हेतु किस खनिज प्रयोग किया जाता है? तो लाइम या चूना का। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने में अल्पता पाई जाती है। जैव मृदा ऑर्गेनिक सॉइल का रंग नीला क्यों होता है? ऑर्गेनिक सॉइल का रंग नीला क्यों होता है? तो अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो कैल्शियम की। मरुस्थलीय मृदा डेजर्ट सॉइल में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? नाइट्रोजन का। मृदा सॉइल इरोजन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो वनारोपण द्वारा, ठीक है। और पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति, तो पीएच मान अगर 1 से 6 होगा तो मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होगी, एसिडिक सॉइल होगा। पीएच मान अगर 7 होगा तो मिट्टी की प्रकृति उदासीन मिट्टी होगी, न्यूट्रल सॉइल होगा। पीएच मान अगर 8 से 14 होगा तो मिट्टी की प्रकृति क्षारीय मिट्टी अल्कलाइन सॉइल होगा। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस जैव पदार्थ की कमी होती है। अब हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक प्राकृतिक वनस्पतियां, नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। तो प्राकृतिक वनस्पतियां, नेचुरल वेजिटेशन पढ़ेंगे। तो आपका यहाँ पर टोटल आपका 16 समूह है यहाँ पर, ठीक है। तो समूह 1 है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। समूह 2 में आपका आता है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। एक आपका आर्द्र है, एक आपका अर्ध है, ठीक है।
तो एक है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, तो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। एक है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, तो ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। समूह 3 है आपका उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। समूह 3 है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, इसका मतलब होता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट होता है। समूह 4 तटीय एवं दलदली वन, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, तो तटीय एवं दलदली वन, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। समूह 5 में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। समूह 6 है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, तो ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। समूह 7 है उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। समूह 8 है उपोषण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती युक्त पर्वतीय वन, तो सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लिप्ड हिल फॉरेस्ट। समूह 9 है आपका उपोषण कटिबंधीय कोनाधारी वन, सब ट्रॉपिकल पाइन्स फॉरेस्ट। उसके बाद समूह 10 उपोषण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, तो सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। समूह 11 है माउंटेन आर्द्र समशीतोष्ण वन, तो माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। समूह 12 है हिमालयी समशीतोष्ण वन, तो हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। समूह 13 है हिमालय शुष्क समशीतोष्ण वन, तो हिमालय ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। तो समूह 14, 15, 16 है उप अल्पाइन एवं अल्पाइन वन, सब अल्पाइन एवं अल्पाइन फॉरेस्ट। ठीक है, तो समूह 1 में आपका है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। समूह 2 है आपका उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। समूह 3 है आपका उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, जो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट। समूह 4 है तटीय एवं दलदली वन, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। समूह 5 है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, तो और समूह 5 है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। समूह 6 है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, जो आपका ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। और आपका समूह 7 है उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ठीक है, तो समूह 1 मिनट, समूह 1 का है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसका 2.92% इसका जो आपका क्षेत्र एरिया है भारत में पूरा। ठीक है, 2.92% एरिया में ये फैला हुआ है आपका ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसका समूह 2 में है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसका 13.79% इसका एरिया है इंडिया में। उसके बाद है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट 19.23%, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट 0.69%, ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट 41.87%। तो सबसे ज़्यादा आपका ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट है पूरे इंडिया में आपका एरिया। ठीक है, 41.87%। उसके बाद आपका है ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट 2.25%, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट 0.13% है। तो सबसे ज़्यादा आपका जो है ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट 41.87%। उसका हिंदी नाम है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, सेकंड है आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, और इसका प्रतिशत 19.23 है। और नेक्स्ट आपका है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट 13.79% है इसका। ठीक है,
और समूह एक आपका ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट 2.92%, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट तो 0.69%, ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट 2.25%, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट तो 0.13%, सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लिप्ड हिल फॉरेस्ट तो 2.69%, सब ट्रॉपिकल पिंस फॉरेस्ट 2.69%, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट 0.03%, माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट 0.69%, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट 4.12%, हिमालय ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट 0.84% और सब अल्पाइन एंड अल्पाइन फॉरेस्ट 2.55%। तो समूह एक में आपका है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट 2.92%, समूह दो में आपका ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट 13.79% और समूह थ्री में आपका उष्णकटिबंधीय नम्र पर्णपाती वन तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट 19.73%, समूह चार में आपका है तटीय एवं दलदली वन लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट 0.69%, समूह पाँच है आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट 41.87%, समूह सिक्स आपका उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन तो ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट 2.25%, समूह सात आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट 0.13%। ठीक है, तो ये आपका है। उसके बाद आपका था उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्तायुक्त पर्वतीय वन सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लिप्ड हिल फॉरेस्ट 2.69%, उपोष्ण कटिबंधीय कोनधारी वन सब ट्रॉपिकल पिंस फॉरेस्ट 2.69%, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन तो सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट 0.03%, माउंटेन आर्द्र समशीतोष्ण वन माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट 0.69%, हिमालय समशीतोष्ण वन हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट 4.12%, समूह तेरह में है हिमालय शुष्क समशीतोष्ण वन हिमालय ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट 0.84% और समूह 14, 15, 16 में है उप अल्पाइन एवं अल्पाइन वन सब अल्पाइन एवं अल्पाइन फॉरेस्ट कितना 2.55% है। तो कुल आपका 100% हो गया यहाँ पर। तो इस प्रकार हमने देखा आपका। तो सबसे समूह एक में था आपका ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, समूह दो में था ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, समूह थ्री में था ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट, समूह चार में लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, समूह पाँच में ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, समूह सिक्स में ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, समूह सेवन में ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, समूह एट सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लिप्ड हिल फॉरेस्ट, समूह नाइन सब ट्रॉपिकल पिंस फॉरेस्ट, समूह 10 सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, समूह 11 माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, समूह 12 हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, समूह 13 हिमालय ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, समूह 14, 15, 16 तो सब अल्पाइन एंड अल्पाइन फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये आपका 2.55% था। अब हम पढ़ेंगे आगे। तो भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो उसके उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे तथा इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे तथा इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी। भारत में सिनकोना वृक्ष, तो भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो दार्जिलिंग में। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो खैर का। तो कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो खैर का होता है। और सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है। तो सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है खेजड़ी। ठीक है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम, भारत में वन
संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष 1980 में पारित किया गया था। सागौन, टीक तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वनों में पाया जाता है। तो सागौन, टीक तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी टेम्परेट जोन में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। तो पश्चिमी हिमालय की टेम्परेट जोन में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। बांस बम्बू की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? तो लाठी बांस। तो बांस बम्बू की कौन सी प्रजाति जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? तो लाठी बांस। ठीक है। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों तथा शूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतः पाए जाते हैं। तो लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतः पाए जाते हैं राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि में भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 8वां स्थान प्राप्त हुआ। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि में भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। भोजपत्र भुर्ज वृक्ष। भोजपत्र भुर्ज वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय में पाया जाता है। तो भोजपत्र भुर्ज वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय में पाया जाता है। पलास बुटिया मोनोस्पर्मा के वृक्ष को जंगल की आग फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो पलास जो है बुटिया मोनोस्पर्मा के वृक्ष को जंगल की आग फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। तो सागौन के वन आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो आपका देवदार है। तो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष आपका देवदार है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वन सर्वेक्षण FSI की स्थापना 1 जून 1981 को हुई थी। भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? तो भारत में मैंग्रोव वनस्पति आपका 4,975 वर्ग किलोमीटर में वह विस्तृत है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी। तो हम अब रिवाइज करेंगे जो हम पढ़े आज। तो सबसे पहला था विभिन्न प्रकार के वन समूहों का वनावरण। तो समूह 1 में था ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। समूह 2 में था ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। समूह 3 में था ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट। समूह 4 में लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। समूह 5 में ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। समूह 6 में ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। समूह 7 में ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। समूह 8 में आप सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लिप हिल फॉरेस्ट। समूह 9 में सब ट्रॉपिकल पिंस फॉरेस्ट। समूह 10 में सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। समूह 11 में माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। समूह 12 में हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। समूह 13 में हिमालय ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। और समूह 14, 15, 16 में सब अल्पाइन एंड अल्पाइन फॉरेस्ट। और नेक्स्ट भाग में तो भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI
के संस्थापक सर जॉर्ज किंग के थे तथा इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी। भारत में सिनकोना ब्रिज कहाँ पाया जाता है? सिनकोना दार्जिलिंग में। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो खैर की लकड़ी का। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है खेजड़ी या खेजड़ी है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो वर्ष 1980 में। सागौन, टीक तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी टेम्परेट जोन में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। तो पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण घाटी टेम्परेट जोन में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। बांस बम्बू की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? तो लाठी बांस पाई जाती है। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतः राजस्थान में पाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्टों के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि में भारत का विश्व में 8वां स्थान है। भोजपत्र भुर्ज वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो आपका हिमालय में पाया जाता है। पलास भुटिया मोनोस्पर्मा के वृक्ष को जंगल की आग फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? तो भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो देवदार है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जून 1981 को हुई थी। भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल के में विस्तृत है? तो आपका 4975 वर्ग किलोमीटर में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी। इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।